नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी एजुकेशन क्लास में जिसका नाम है टेक्निकल फादर और मैं हूं आपके साथ दीपक चौहान। जितने भी लेक्चर अभी तक हमारे आए हैं, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ टेक्निकल फादर की जो प्लेलिस्ट है आप उन्हें वहां पर जाकर देख सकते हो, ताकि आज का जो लेक्चर हमारा रहने वाला है या फिर आने वाले जितने भी हमारे लेक्चर होंगे उनसे आप उन्हें कोरिलेट कर सको। आज का जो लेक्चर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए होने वाला है, क्योंकि आज हम पीएलसी के 2 पेज, ठीक है, पीएलसी प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, इसके जो 2 पेज है वो आज हम आप लोगों के सामने डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं, ताकि आज के बाद आप लोगों को उससे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि जो पीएलसी होती है उसमें यहाँ पर कुछ फंक्शन दिए होते हैं। ठीक है, ये एक सेकेंड, ये जो नीचे दिए हुए हैं F1, F2, F3, ये क्या होते हैं? फंक्शन होते हैं। फंक्शन लाइक अगर आप अपने मोबाइल से आप इसे कोरिलेट करके देखो तो मोबाइल में क्या होता है, अगर आपको व्हाट्सअप यूज़ करना है तो आप लोगों को व्हाट्सअप वाले पेज में जाना पड़ेगा, फेसबुक यूज़ करना है तो आपको फेसबुक वाले पेज में जाना पड़ेगा। लाइक उसी तरीके से, ठीक है, जैसे आप लोगों को मोबाइल यूज़ करते हो वैसे ही मशीन में जो भी प्रोसेस आप लोगों को सेट करना है, चेंज करना है, इंक्रीज़ करना है, डिक्रीज़, कोई भी वैल्यू आप लोगों को चेंज करनी है तो उसके लिए भी आप लोगों को एक पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर जाना पड़ेगा, एक पेज के अंदर जाना पड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट जो पेज होता है वो आप लोगों ने देखा होगा क्लैंप का है, या फिर आप लोगों ने देखा कि इंजेक्शन वाला पेज है, या फिर आप लोगों ने देखा कि चार्जिंग वाला पेज है, या फिर नोजल वाला पेज है, टेम्परेचर वाला पेज है। ये सारे के सारे पेज क्या होते हैं, अलग अलग आप लोगों को मिलते हैं। अगर आप लोगों को मोल्ड से रिलेटेड कोई स्पीड इंक्रीज़ करनी है, कोई प्रेशर इंक्रीज़ करना है, डिक्रीज़ करना है, कोई भी सेटिंग मोल्ड से रिलेटेड करनी है तो आप लोगों को क्लैंप वाले पेज में जाना पड़ता है। ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों को इंजेक्शन से रिलेटेड कुछ भी करना होता है तो आप लोगों को इंजेक्शन वाले पेज में जाना पड़ता है। जब आप लोगों को चार्जिंग मतलब जो रिकवरी होता है, जो मटेरियल, मान लो कि बैरल के अंदर मटेरियल है, अगर वो मोल्ड के अंदर इंजेक्ट हो गया तो बैरल के अंदर मटेरियल अब क्या हो गया, उसकी क्वांटिटी 0 हो गई या कुछ कम हो गई। तो अगर आप लोगों को नेक्स्ट शॉट के लिए रिकवरी दोबारा करनी है, चार्जिंग करनी है, रिफिलिंग करनी है तो आप लोगों को चार्जिंग वाले पेज में ही जाना पड़ेगा। वहाँ से ही आप लोगों को प्रेशर क्रिएट करना है या फिर प्रेशर बढ़ाना है, स्पीड घटानी है, बढ़ानी है, जिस पर भी आप लोगों को काम करना है चार्जिंग से रिलेटेड तो आप लोगों को चार्जिंग वाले पेज में जाना पड़ता है। अगर मैं बात करूं कि आप लोगों को टेम्परेचर से रिलेटेड कोई भी वर्क करना है तो आप लोगों को टेम्परेचर वाले पेज में जाना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं कि कैरीज आउट कैरीज इन, कई बार आप लोगों ने अपनी मशीन पर देखा होगा कैरीज आउट कैरीज इन, कुछ मशीनों पर लिखा होता है नोजल। ठीक है, तो नोजल वाला यानी कि जो पूरी की पूरी कंप्लीट इंजेक्शन यूनिट होती है, अगर आप उस पर बैकवर्ड और फॉरवर्ड की डायरेक्शन में कोई भी काम करना चाहते हैं, चाहे उसकी स्पीड बढ़ाना चाहते हैं, प्रेशर बढ़ाना चाहते हैं, फिर पोजीशन बढ़ाना चाहते हैं, या फिर आप लोगों को टाइम इंक्रीज या डिक्रीज करना है तो आप लोगों को नोजल वाले पेज में जाना पड़ेगा। उसी से रिलेटेड एक आप लोगों का ओवरव्यू या ओवरऑल भी होता है जिसमें आप लोग एक बार में ही सारी सेटिंग कर सकते हो। ये सारे के सारे पेज आप लोगों को एक ही पेज में मिल जाते हैं। तो आज हम जो बात करेंगे, 2 चीज़ों पे बात करेंगे। एक बात करेंगे हम चार्जिंग वाले पेज पर और दूसरी बात करेंगे हम इंजेक्शन वाले पेज पर। ठीक है, ये आप लोगों के जो सामने है, ये आप लोगों का कौन सा पेज है, ये चार्जिंग वाला पेज है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू दे देता हूँ। चार्जिंग की जब बात करती है, ये मान लो हमारा क्या है, स्क्रू है, समझना, ये हमारा क्या है, स्क्रू है। स्क्रू 2 डायरेक्शन में काम करता है, या तो बैकवर्ड जाता है या फिर फॉरवर्ड जाता है, ये आप लोगों को याद रखना है। जब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो हम बात करेंगे इंजेक्शन की और होल्डिंग की। 2 चीज़ें आती हैं जब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है। जब ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता है तो हम बात करते हैं चार्जिंग की या रिफिलिंग की। बस ये 2 चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। जब हम बात कर रहे हैं कि ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता है तो उस समय पे 2 चीज़ें होती हैं, या तो ये रोटेट करके जाएगा या फिर विदाउट रोटेशन के ये बैकवर्ड पोजीशन में जाकर रुकेगा। अगर ये रोटेट करके जाता है तो ये रिफिलिंग लेता है, मटेरियल हॉपर से लेकर, और जो मेट्रिक जोन होता है उसमें क्या करता है, ये स्टोर करता रहता है जब ये रोटेट होकर जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ पर भी बनता है कि ये किस डायरेक्शन में रोटेट करता है, तो एंटी क्लॉकवाइज ये रोटेट करता हुआ बैकवर्ड पोजीशन में, जहाँ पर हम इसके शॉर्ट साइज हमने इसका फिक्स किया होता है वहाँ पर जाकर रुकता है। उसके बाद में कुछ ये क्या है,
विदाउट रोटेशन के जाता है कुछ जिसे हम क्या बोलते हैं, सक बैक बोलते हैं। सक बैक और बैक प्रेशर के ऊपर भी ऑलरेडी वीडियो है भी, और कुछ क्वेश्चन आए भी हुए हैं। जल्दी से जल्दी आप लोगों को बैक प्रेशर और सक बैक में जो डिफरेंस है वो भी आप लोगों को वीडियो देखने को मिलेगी। ठीक है, तो जब ये पीछे की तरफ गया तो हमने बोला इसे कि ये रिफलिंग कर रहा है। अब रिफलिंग में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। सबसे पहले अगर कोई भी चीज़ है, कोई भी मान लो ये पिंड है, अगर मुझे एक स्थान से दूसरे स्थान, ये क्या है ए है और ये क्या है बी है, इसे मुझे यहाँ तक लेकर जाना है, तो मैंने इस पर क्या लगाया, प्रेशर लगाया। कोई दीवार है उस पर आप प्रेशर लगाए जा रहे हो, उसमें स्पीड नहीं है, तो क्या दीवार वहाँ से वो खिसकेगी? वो बिल्कुल नहीं खिसकेगी। क्यों? क्योंकि स्पीड ही नहीं है। तो प्रेशर आप लोगों का इतना नहीं है कि उसमें स्पीड जनरेट हो सके। तो जब हम इसे यहाँ से ए से बी तक लेकर जाएंगे तो उसमें एक तो हमें ज़रूरत पड़ेगी प्रेशर की, ठीक है, किसी भी चीज़ की। उसके बाद में दूसरे नंबर पर जो ज़रूरत पड़ती है वो स्पीड की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जब ये दोनों चीज़ें काम कर रही हैं, स्पीड भी है और प्रेशर भी है, तो जब ये यहाँ से चलने लगा और बी तक पहुँचा तो कुछ समय भी लगा होगा। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें ज़रूरत पड़ गई हमें। और जहाँ पर आप लोगों ने सोचा कि यार हम ए से बी तक किसी पिंड को लेकर जा रहे हैं, लेकिन बीच में एक काम करते हैं, थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, या फिर आप थक गए हो तो आप लोगों ने देखा कि यार स्पीड थोड़ी कम हो गई है, उसके बाद में थोड़ा सा सही होगा तो एनर्जी आएगी, फिर स्पीड बढ़ा लेंगे। तो जहाँ पर एक्सेलरेशन का डिफरेंस आता है या वेरिएशन आता है, यहाँ पर स्पीड का वेरिएशन आता है, वहाँ पर एक पोजीशन क्रिएट होती है। ठीक है, आप लोगों ने देखा भी होगा कि इंजेक्शन को कई पोजीशनों में भरा जाता है, पार्ट को कई पोजीशन में भरा जाता है। तो अगर आप लोगों को पार्ट को कई पोजीशन में भरना है तो पोजीशन का मतलब ही होता है स्पीड का वेरिएशन। अगर आपने 40 की स्पीड से और 50 पर आपका शॉर्ट साइज है और आप लोगों को 5 mm तक जाना है और स्पीड 40 ही है, तो आपकी पोजीशन का कोई मतलब नहीं है। अगर इस स्पीड में वेरिएशन है, प्रेशर में वेरिएशन है, तभी इन पोजीशन का कोई महत्व होता है, वरना तो इन पोजीशन का कोई महत्व नहीं होता। अगर आप मोल्ड की मशीन में सेटिंग कर रहे हो, तो अगर आप पोजीशन दे रहे हो तो पोजीशन में आप लोगों की स्पीड और प्रेशर वेरिएशन होना ज़रूरी होता है। तो इसलिए ये पेज आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि ये जो पेज है इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो ऑप्शन हैं वो आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं और इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बैक प्रेशर मिलता है। हो सकता है कि ये जो बैक प्रेशर है ये किसी किसी की मशीन का जो फंक्शन होता है, पेज होता है, उसमें कहीं पर नीचे मिलेगा, कहीं पर ऊपर मिलेगा। ये डिफरेंस इनमें अलग अलग पीएलसी में हो सकता है। लेकिन बैक प्रेशर का सही जो यूज़ है, दो तीन चीज़ें होती हैं। एक चीज़ आप समझो, बैक प्रेशर क्या है, ये काम क्या करता है और इसका बेनिफिट क्या है। जब तक हम इन तीनों चीज़ों के बारे में नहीं जानते हैं तो उसकी सही नॉलेज हम लोगों को नहीं होती है। तो सबसे पहले हमें पता ही होना चाहिए कि बैक प्रेशर होता क्या है। इसके नाम से पता चलता है कि बैक मतलब ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ के बैक से लगाया जा रहा होगा। तो प्रेशर की बात है तो प्रेशर होगा। तो जब रिफलिंग होती है, स्क्रू क्या करता है, स्क्रू रोटेट करते हुए पीछे की तरफ जाता है। तो जो पीछे हाइड्रोलिक सिलेंडर लगा होता है, अगर मैं बात करूं हाइड्रोलिक सिलेंडर की या फिर हाइड्रोलिक मोटर की, अगर इलेक्ट्रिक मशीन है तो हाइड्रोलिक मोटर लगा होगा, और अगर आप लोगों की हाइड्रो मैकेनिकल है या फिर हाइड्रोलिक मशीन है तो उसमें क्या होगा, हाइड्रोलिक सिलेंडर लगा होगा। उसी के माध्यम से ये जो प्रेशर है वो क्रिएट किया जाता है स्क्रू के ऊपर। अब इसमें दो तीन क्वेश्चन बनते हैं कि सर ये जो स्क्रू है इसे 0 से या 1 mm से जितना भी आप लोगों को कुशन रिमेनिंग रखना है, उसके बाद में ये जो स्क्रू है वो शॉर्ट साइज तक पहुंचना है। मान लो कि शॉर्ट साइज 50 है, तो यहाँ से यानी कि 2 mm से स्क्रू को पीछे की तरफ चलना है। तो और आना कहाँ पे है, 50 पे है। आप लोगों ने उसके पीछे से एक प्रेशर क्रिएट कर दिया, एक हर्डल क्रिएट कर दिया ताकि वो पीछे आसानी से ना आए। तो इसका फ़ायदा और नुकसान क्या हो सकता है, इसने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, घूमना स्टार्ट किया, और मटेरियल होपर से इसने यहाँ पर आगे भेजना स्टार्ट कर दिया। जब यहाँ की हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये कितने mm पर है, 2 mm पर है, जो 2 mm पोजीशन पर है।
तो यहाँ पर जो स्पेस होगा वो भी 2 mm ही होगा, और उस 2 mm में भी मटेरियल पहले से मौजूद है। जैसे ही स्क्रू ने रोटेट करना स्टार्ट किया, यहाँ से मटेरियल आना स्टार्ट हुआ, तो ये जो मटेरियल है जब तक इसे जगह नहीं मिलेगी निकलने के लिए, कई बार आप लोगों ने देखा है कि आप लोगों ने इंजेक्शन यूनिट को बैकवर्ड कर दिया, उसके बाद में पर्जिंग करना स्टार्ट किया, स्क्रू को रोटेट करना स्टार्ट किया, तो मटेरियल नीचे गिरता रहता है, स्क्रू पीछे नहीं जाता, मटेरियल नीचे गिरता रहता है। क्यों? क्योंकि मटेरियल को निकलने के लिए जगह है, पीछे से स्क्रू पर एक बैक प्रेशर क्रिएट हो रखा है, तो स्क्रू को ये बैक प्रेशर पीछे नहीं जाने देता है, तो आगे से कोई भी प्रेशर स्क्रू को पीछे धकेलने का कार्य नहीं करता है। तो इसलिए क्या होता है कि स्क्रू इंजेक्शन यूनिट जब पीछे होती है तो वो कार्य नहीं करता है और जो मटेरियल है वो नीचे गिरता रहता है। लेकिन अगर मोल्ड आप लोगों का बंद है, चार्जिंग कब होती है? चार्जिंग होती है कूलिंग के साथ में, यानी कि मोल्ड क्या होता है, कूलिंग अवस्था में मौजूद होता है, कार्य कर रहा होता है, तो उस समय पर मटेरियल को निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं है क्योंकि मोल्ड तो बंद है। तो जब ये मटेरियल यहाँ पर इकट्ठा होगा तो ये मटेरियल भी प्रेशर लगाना स्टार्ट कर देगा। जब आप लोगों ने देखा कि कोई टायर है या ट्यूब है, उसके अंदर क्या है, आप एयर भरते हो, तो एयर भरने के बाद में क्या होता है, उसमें एक प्रेशर क्रिएट होने लगता है, और जब ये प्रेशर क्रिएट होगा तो ये क्या करेगा, ये अपनी जगह बनानी स्टार्ट करेगा। कई बार आप लोगों ने देखा टायर फट गया, टायर वहीं से क्यों फटा टायर? क्योंकि वहाँ से उसकी कमजोरी थी, इसलिए टायर वहीं से फटा है। वैसे के वैसे ही जैसे ही स्क्रू मटेरियल यहाँ पे इकट्ठा शुरू होना स्टार्ट हुआ, तो वो ना तो मोल्ड को खोल सकता है, ना बैरल को तोड़ के बाहर आ सकता है, तो वो क्या करता है, स्क्रू पर एक प्रेशर पीछे की तरफ लगाता है। इधर से बैक प्रेशर लग रहा है, मान लो कि 10 बार का बैक प्रेशर लग रहा है, स्क्रू का जो मटेरियल है उसका है 5 बार का, तो ये जो स्क्रू है ये पीछे नहीं जाएगा, ये मटेरियल स्क्रू को पीछे नहीं धकेल सकता है। लेकिन जैसे ही होपर से कंटिन्यू मटेरियल यहाँ पर आकर स्टोर होता रहेगा, इसका प्रेशर भी बढ़ता रहेगा। जैसे ही इसका प्रेशर 10 बार से ज़्यादा होगा, 11 होगा या 10 से थोड़ा भी ज़्यादा होगा, तो स्क्रू पीछे की तरफ चलना स्टार्ट कर देगा। क्योंकि ये जो प्रेशर है ये अमाउंट क्या है, फिक्स है, लेकिन ये अमाउंट फिक्स नहीं है। जैसे ही स्क्रू थोड़ा सा भी पीछे की तरफ डिस्प्लेसमेंट इसके बीच में होगा तो ये प्रेशर फिर से कम होगा, फिर मटेरियल भरेगा, फिर मटेरियल फोर्स लगाएगा, फिर स्क्रू पीछे जाएगा, तो स्क्रू को फाइनली मटेरियल क्या लेके जाएगा, पीछे की तरफ लेकर जाएगा। कहाँ तक? शॉर्ट साइज तक। इससे फ़ायदा क्या हुआ भाई? ये तो हमें प्रेशर लग गया होगा, पता कि प्रेशर होता क्या है। तो प्रेशर जब हमने देखा कि इसका बेनिफिट क्या है, तो बेनिफिट ये होता है कि जब रिफिलिंग आप लोगों ने ली, तो रिफिलिंग में मान लो कि 20 सेकंड लगे। कब? जब प्रेशर क्रिएट नहीं था, जब आप लोगों ने 10 बार का प्रेशर क्रिएट नहीं किया है, बैक प्रेशर क्रिएट नहीं किया है, तो रिफिलिंग का टाइम कितना था? 20 सेकंड। या फिर हम दूसरा पहलू ये कह सकते हैं कि जो रिफिलिंग है वो 20 सेकंड तक हुई है, यानी कि स्क्रू मटेरियल के अंदर 20 सेकंड तक रोटेट किया है। ठीक, जैसे ही हमने बैक प्रेशर बढ़ाया तो ये जो टाइम है ये बढ़कर हो गया 30 सेकंड। ठीक है, रिफिलिंग टाइम बढ़ गया। कब? जब हमने बैक प्रेशर को बढ़ा दिया। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जो स्क्रू पहले मटेरियल को 20 सेकंड तक मिक्स कर रहा था, अब वो कितने सेकंड तक करेगा? 30 सेकंड तक। यानी कि ये समय बढ़ गया किसकी वजह से? इस बैक प्रेशर की वजह से। यानी कि अब फाइनल डिसीजन हमारा क्या आता है? फाइनल डिसीजन रिजल्ट ये आया कि बैक प्रेशर लगने के बाद स्क्रू मटेरियल को ज़्यादा देर तक घुमाएगा और उसे अच्छी तरीके से मिक्स करेगा। तो अगर अब इतनी बात समझने के बाद में अगर हम रिजल्ट देना चाहें या फिर अपना सेंटेंस आंसर के रूप में किसी को देना चाहते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि बैक प्रेशर का कार्य मटेरियल की अच्छी मिक्सिंग के लिए किया जा सकता है या किया जाता है, क्योंकि मटेरियल क्या हो जाता है? कॉम्पैक्ट हो जाता है। कई बार आप लोगों ने देखा कि पार्ट है, तो पार्ट क्या है, वो टूट गया, आप लोगों ने पर्ज अच्छी तरीके से नहीं किया, पार्ट क्या है, वो स्टिक हो गया, टूट गया। तो ये प्रॉब्लम कब आती है? जब बैक प्रेशर पूरी तरीके से क्रिएट नहीं हुआ था, बैक प्रेशर ने अच्छा कार्य नहीं किया, मटेरियल डिग्रेड हो रखा था,
तो मटेरियल कॉम्पैक्ट नहीं हुआ, मॉलिक्यूल आपस में जो है वो अच्छी तरीके से मिक्स होकर ऐड नहीं हुए, जिसकी वजह से पार्ट क्या हो जाता है, टूट जाता है। लेकिन अगर बैक प्रेशर कंप्लीटली सही है, पार्ट को जो मटेरियल कॉम्पैक्ट हो रखा है और मटेरियल डिग्रेड भी नहीं है, तो पार्ट की जो टूटने की संभावना है, क्रैक होने की संभावना है, बहुत कम होती है और न के बराबर होती है। तो आप लोगों ने बैक प्रेशर समझा। अब बैक प्रेशर के बाद में दूसरा एक और प्रेशर आता है, ठीक है, और ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहने वाला है, क्योंकि मैंने अभी तक ये इसके बारे में आप लोगों से कोई भी क्वेश्चन नहीं किया है। ये बैक प्रेशर मैंने आप लोगों को बता दिया, बाकी चीज़ें मैं सब बताऊंगा, लेकिन ये जो प्रेशर दूसरा दिया होता है, ये कौन सा प्रेशर होता है, इसका जो आंसर है वो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, या मुझे व्हाट्सएप पर भी ये आंसर आप लोग दे सकते हो। इसके बाद में आती है स्पीड। अब इसमें लिखी होती है स्पीड, लेकिन ये स्पीड होती कौन सी है। आप लोगों ने देखा कि दो चीज़ें होती हैं। अब हाई स्कूल की अगर बात करेंगे तो दो तरह की वेलोसिटी, जो स्पीड थी वो हमें पढ़ाई जाती थी, वेग जिसे बोलते हैं। एक होता था कि अगर एक बाइक है या कार है, यहाँ से चली और वो जितनी स्पीड से यहाँ पर पहुँची, एक तो वो स्पीड है जो स्ट्रेट फॉरवर्ड जा रही है। दूसरी स्पीड क्या होती है, अगर कोई पिंड को किसी रस्सी से बांधकर घुमाया जा रहा है या किसी व्हील को घुमाया जा रहा है, क्या वो स्पीड नहीं है भाई, वो भी तो स्पीड है ना। लेकिन डिनोट, इन दोनों को डिनोट करने का जो तरीका है, डिनोट करने का जो सिंबल है, वो दोनों का अलग अलग है। क्योंकि एक को तो हम क्या बोलते हैं, रोटेशन मोशन, हिंदी में क्या बोलेंगे, घूर्णन गति। लेकिन दूसरी को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी, यानी कि वेग, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड चलती है। यानी कि जो रोटेशन मोशन है वो किसी व्हील या घूमने वाली चीज़ में होगी, और जो स्ट्रेट फॉरवर्ड जाने वाली चीज़ें हैं उनमें हम वेग का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि वी का इस्तेमाल करते हैं डिनोट करने के लिए, और इसमें ओमेगा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, दोनों चीज़ें आप लोगों को क्लियर हुई। तो ये जो स्पीड की बात चल रही है, ये स्पीड कौन सी है, इसे बोलते हैं RPM, रेवोल्यूशन पर मिनट। यानी कि जो स्क्रू की घूमने की गति है उसे हम बोलते हैं RPM। तो ये स्पीड वो है। अब आप लोगों ने यहाँ पर देखा है कि ये जो स्पीड है ये उसने यहाँ पर दी हुई है 60 60 60 60, ठीक है, और यहाँ पर कर दी 58, ठीक है। तो जिसने भी ये चीज़ें बनाई हैं इसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि अगर आप सेम स्पीड रखते हैं तो फिर आप लोगों को 1 2 3 4 5 पोजीशनों का कोई मतलब बैठता ही नहीं है। अगर आप लोगों को पोजीशन देनी है तो इनमें वेरिएशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वेरिएशन नहीं होगा तो इतने पोजीशन का कोई मतलब बैठता नहीं है, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद में आती है पोजीशन। पोजीशन यहाँ पर 0 0 है, लेकिन आप पोजीशन कितनी भी रख सकते हो अपने पार्ट के अकॉर्डिंग। हो सकता है आप लोगों को 50 mm तक शॉर्ट साइज रखना है, तो आप यहाँ पर 10 दे सकते हो, यहाँ पर 25 दे सकते हो, यहाँ पर 34 दे सकते हो, यहाँ पर और बढ़ा सकते हो, 44 कर सकते हो, और फाइनली आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हो, 50 कर सकते हो। इसके बाद में ये दो फैक्टर और दिए हुए हैं यहाँ पर, जो सबसे कुछ अलग से पड़े हुए हैं, 80 बार और 50%, ठीक है। तो इनका क्या मतलब है, ये है सक बैक। जैसे ही स्क्रू 50 mm तक पहुंचेगा तो उसके बाद में कुछ mm की जो डिस्टेंस होगी, चाहे वो 2 है, 2.5 है, 3 है, 5 है, 10 है, जितना भी आप देना चाहते हो, उसका एक स्टैंडर्ड मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा कि आप लोगों को सक बैक कितना रखना चाहिए। तो ये जो 80 प्रेशर है ये भी गलत है, ठीक है, और ये जो 50 की स्पीड है ये भी गलत है, ठीक है। ये आप लोगों को सिर्फ समझना है कि ये सक बैक का, यानी कि स्क्रू जब बिना रोटेट किए हुए पीछे जाता है, बैकवर्ड साइड में जाता है, तो उसे ही हम बोलते हैं सक बैक। और उसके लिए भी एक प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है और एक पोजीशन की ज़रूरत पड़ती है, और ये 50 जो स्पीड है वो एक स्पीड की ज़रूरत भी पड़ती है। और इस जो सक बैक होता है उसका काम ही होता है ड्रूलिंग को रोकना। ड्रूलिंग का मतलब होता है ड्रूल, ड्रूल मतलब गिरना। तो जो भी मटेरियल होगा वो नोजल के रास्ते जब नीचे की तरफ बूंद बूंद चूने लगता है, गिरने लगता है, तो उसे रोकने के लिए सक बैक का यूज़ किया जाता है। कई बार आप लोगों ने सक का मतलब समझो, जब आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो तो आप लोग क्या करते हो, जो स्ट्रॉ होती है, स्ट्रॉ के अंदर जो एयर होती है उससे आप लोग क्या करते हो, उसे खींच लेते हो, सक कर लेते हो, उसे ख़त्म करने की कोशिश करते हो। जब आप उसे ख़त्म करने की कोशिश करते हो तो जहाँ से वो स्ट्रॉ जुड़ी होती है वो लिक्विड भी आप लोगों के मुंह में आने लगता है, ठीक है। तो वैसे ही जो मटेरियल है, इसके अंदर जो मटेरियल है, उस मटेरियल को नीचे गिरने से रोकने के लिए आप क्या करते हो, सक बैक का यूज़ करते हो।
तो सक बैक क्या होता है, स्क्रू को बिना घुमाए पीछे की तरफ, एक पिचकारी की तरह देख लो। आप पिचकारी में क्या करते हो होली पे, उसे पीछे की तरफ खींचते हो, उसका जो बैरल होता है और जो पानी होता है उसके अंदर खींचने लगता है। तो वैसे ही जो यहाँ पर मटेरियल होगा, सक बैक स्क्रू को पीछे की तरफ विदाउट रोटेशन के खींचने पर ये मटेरियल पीछे की तरफ थोड़ा सा खिसक जाएगा, और जब पीछे की तरफ खिसक जाएगा तो आगे कुछ इम्पिटी जो स्पेस है वो बन जाएगा, और इसलिए मटेरियल नीचे नहीं गिरेगा, और इसीलिए जो है ड्रूलिंग को रोकने के लिए सक बैक का यूज़ किया जाता है। ठीक है, आई होप कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। चीज़ें मैटर नहीं करती कि चीज़ें क्या हैं, जो आप लोगों का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना ज़रूरी है, क्योंकि एक बार बेसिक, बहुत लोग हैं जो काम करते हैं, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन या फिर कंप्रेशन है, आप लोगों की एक्सट्रूजन है, उसमें काम करते हैं, वो एक अच्छी चीज़ है। आप लोग किसी भी चीज़ को प्रैक्टिस करके चीज़ों को सीख ज़रूर सकते हो, लेकिन अगर आप लोगों की बेसिक क्लियर नहीं है तो आप लोग उसमें कुछ नया नहीं कर सकते। आप लोगों को ये बात हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी। कुछ नया करने के लिए आप लोगों की जो बेसिक नॉलेज है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो क्लियर होने ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है, यहाँ पर आप देख सकते हो सक एक्ट मोड आफ्टर चार्जिंग। तो इसमें कुछ पोजीशन होती हैं, ठीक है, कुछ ऑप्शन होते हैं। आपको जो सक बैक देना है वो आफ्टर चार्जिंग देना है या फिर बिफोर चार्जिंग देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो सक बैक, यहाँ पे आप सक बैक दे सकते हो जितना भी देना है, यहाँ बैक सक बैक बिफोर चार्जिंग, ठीक है, वो यहाँ पर आप वो कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो। कूलिंग डिले दे सकते हो, स्पीड मेंटेन कर सकते हो, सक बैक टाइम दे सकते हो। ये जो एक्स्ट्रा ऑप्शन होते हैं, ये कई बार क्या होते हैं, आप लोगों को जो कुछ ऐसे डिफेक्ट होते हैं जिनकी प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने के लिए ये सारी चीज़ें देनी पड़ती हैं। कूलिंग टाइम अगर आप लोगों को देना है तो यहाँ पर नीचे कूलिंग टाइम आप यहाँ तक दे सकते हो। तो इस चीज़ से हमें सीखने को क्या मिलता है कि आप लोगों के चार्जिंग वाली पेज में बैक प्रेशर मिलता है। जब भी कोई बोले कि आप लोगों को बैक प्रेशर बढ़ाओ, तो आप लोगों को सबसे पहले चार्जिंग वाला पेज ढूंढना है, क्योंकि चार्जिंग वाले पेज में ही आप लोगों को बैक प्रेशर मिलता है। अगर कोई बोलता है आप लोगों को आरपीएम बढ़ाओ, तो चार्जिंग वाले पेज में ही आप लोगों को आरपीएम मिलती है। अगर कोई बोलता है कि जो चार्जिंग वाला पेज है, यानी कि चार्जिंग की जो पोजीशन है उसे आप लोगों को कम ज़्यादा करनी है, तो वो भी आप लोगों को चार्जिंग वाले पेज में ही मिलती है। सक बैक पे अगर आप लोगों को काम करना है तो सक बैक भी आप लोगों को चार्जिंग वाले पेज में भी मिलता है। ठीक है, इन चीज़ों को नोट करते जाएं कि क्या क्या चार्जिंग वाले पेज पर मिल जाता है आप लोगों को। इसके बाद में सक बैक पे कुछ भी आप लोगों को वर्क करना है तो सब चार्जिंग वाले पेज पर मिलता है। इसके बाद में कूलिंग आप लोगों को देनी है तो भी वो चार्जिंग वाले पेज पर ही मिलती है। आई होप कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। और मैं कई बार आप लोगों से एक बात बोलता हूँ कि जब भी आपको कोई टेक्निकल वीडियो देखते हैं तो उसे एक बार ना देखें, उसे बार बार देखें, क्योंकि बार बार चीज़ें देखने से आप लोगों के जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होते हैं, चीज़ें ज़्यादा समझ में आती है। तो इसलिए वीडियो को ज़्यादा देखा करें, ज़्यादा बार देखा करें, ताकि चीज़ें समझ में आए। कोई भी चीज़ें एक बार में समझ में नहीं आती। कारण क्या है कि हमारा जो माइंड होता है हमारी ज़ुबान से उस तरीके से कनेक्टेड नहीं है। ज़ुबान हमारी तेज़ चलती है और हमारा माइंड धीरे चलता है। जब भी आप कोई पुस्तक पढ़ते हो, बुक रीड करते हो, तो कभी नोटिस करना कि आप लोगों की जो ज़ुबान है वो जल्दी जल्दी चलती है और माइंड उस तरीके से नहीं चलता। इसलिए अगर आप लोगों को किसी भी बुक को अच्छी तरीके से रीड करना होता है तो या तो उसे मन मन में पढ़ें या फिर 2-3 बार, 4-5, 5 बार पढ़ें, तब जाके वो चीज़ें आप लोगों की ज़ुबान और माइंड जो है दोनों एक लाइन में आएंगे। यहाँ पर साइड में भी कुछ दिया हुआ है, इसे भी देख लेते हैं। शॉर्ट काउंटर, यानी कि ये अभी तक जो भी प्रोडक्ट आप लोगों ने काउंटर रीसेट करने से पहले जो भी प्रोडक्ट आप चला रहे थे उसके शॉर्ट काउंटर कितने हुए हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा कि इतने शॉर्ट मशीन लगा चुकी है। इसके बाद में साइकिल टाइम कितना है। इसके बाद में एक्चुअल टाइम, यहाँ पर एक्चुअल टाइम कई बार आप लोगों की मशीन में मिलता है, आप लोगों को नहीं इसकी जानकारी होगी। तो एक्चुअल टाइम का मतलब होता है कि उस समय पे क्या हो रहा है। साइकिल टाइम तो सभी को जोड़ के बनाया गया समय है, वो तो चलता रहेगा, लेकिन उस समय पे क्या हो रहा है वो एक्चुअल टाइम में आएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझो, मोल्ड क्लोज हो रहा है तो एक्चुअल टाइम यहाँ आ जाएगा 2.15, मोल्ड क्लोज हो रहा है। जैसे ही मोल्ड क्लोज होगा, इंजेक्शन शुरू होगा तो ये फिर से 0 होगा, फिर से इंजेक्शन का टाइम दिखाने लगेगा।
जैसे इंजेक्शन ख़त्म होगा ये होल्डिंग का टाइम दिखाने लगेगा, जैसे होल्डिंग ख़त्म होगा तो ये कूलिंग का समय दिखाने लगेगा। तो यानी कहने का मतलब, एक्चुअल टाइम का मतलब होता है कि करंट की स्थिति, करंट की पोजीशन क्या है, करंट में क्या हो रहा है, उसका टाइम जो है वो यहाँ पर आप लोगों को चलता हुआ मिलता है। ठीक है, ये इंजेक्शन पोजीशन है। जब आप लोगों का इंजेक्शन होता है तो स्क्रू की पोजीशन क्या है, वो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलती है इंजेक्शन पोजीशन में। चार्जिंग की आरपीएम, जो भी आप लोगों की आरपीएम चल रही है चार्जिंग की, वो कितनी चल रही है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है, लिखा भी हुआ है आरपीएम। ठीक है, नेक्स्ट पेज आप लोगों का आता है इंजेक्शन पेज। अब तक हम जो बात कर रहे थे वो स्क्रू में किसकी बात कर रहे थे कि स्क्रू पीछे जा रहा है, रिफिलिंग लेने के लिए, चार्जिंग लेने के लिए पीछे जा रहा है। अब हम बात करेंगे कि स्क्रू आगे जा रहा है। तो पीछे की सारी चीज़ें हमने देख ली। अब हम देखते हैं कि जब स्क्रू आगे जा रहा है तो आगे जाने के लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो जब स्क्रू आगे जाएगा, इससे पहले मैं तुम्हें आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन ज़रूर देना चाहूँगा। कुछ टीचर्स के लिए डिमांड चल रही थी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने के लिए। मेंटेनेंस का सब्जेक्ट है, क्वालिटी का है, टेस्टिंग के लिए है, प्लास्टिक मटेरियल के लिए है, और आप लोगों का प्रोसेसिंग का चल ही रहा है। तो ये जितने भी आप लोगों के क्या हैं सब्जेक्ट हैं, अगर आप लोग इन्हें अच्छी तरीके से, अच्छी क्वालिटी के साथ, अच्छे टीचर के साथ करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों की हमें सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि हमें एक डिजिटल बोर्ड की रिक्वायरमेंट है। और वो डिजिटल बोर्ड जब आएगा तो उसके लिए आप लोगों की जो वीडियो की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, और आप लोगों से जो कन्वर्सेशन है वो अच्छा बन पाएगा एक टेक्निकल रूप में। तो अच्छे टीचर भी आप लोगों को जल्दी से जल्दी प्रोवाइड किए जाएंगे, ताकि आप लोगों की जो पढ़ाई सही तरीके से नहीं होती है वो अच्छी तरीके से हो सके। तो उसके लिए डिजिटल बोर्ड हम लोगों को चाहिए होगा, ताकि आप लोगों से एक अच्छी क्वालिटी में जो कन्वर्सेशन है या फिर आप लोगों की जो एजुकेशन है उसके स्तर को बढ़ाया जा सके। तो उसके लिए डिजिटल बोर्ड हमें लाना होगा। तो उसके लिए हमें आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो जो भी आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं वो आप लोगों की सपोर्ट हमें चाहिए होगी। मैं आप लोगों को व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, इस पर आप कांटेक्ट करके जो भी आपसे बन पड़ता है सपोर्ट के लिए, डिजिटल बोर्ड के लिए, वो आप लोग हमसे हमारे लिए कर सकते हो, ताकि आप लोगों के लिए, और जो लोग सक्षम नहीं हैं पढ़ने के लिए या किसी की फ़ीस पे नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए भी ऑनलाइन के माध्यम से ये सारी जानकारी उन तक पहुँचे और उनकी भी नॉलेज बढ़े। 9896 638771, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आप कांटेक्ट करें, और कांटेक्ट जो भी आप लोगों से बन पड़ता है उसके लिए आप डिजिटल बोर्ड के लिए आप कर सकते हो हेल्प, ताकि बहुत बच्चों की जो है हेल्प हो सके। ठीक है, धन्यवाद। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अब हम बात करते हैं इंजेक्शन की। तो ये क्या है, इंजेक्शन वाला पेज है। तो इंजेक्शन में क्या होता है, स्क्रू आगे की तरफ जाता है। कहाँ से जाता है, 50 mm। तो पूछने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पर हम स्क्रू को लेके गए थे तो उसे हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट साइज बोलते हैं। जब भी आप लोगों से पूछते हैं कि शॉर्ट साइज क्या होता है, तो जहाँ पर स्क्रू जाकर रोटेट करते हुए रुका है, ये हमेशा ध्यान रखना। सक बैक ऐड नहीं होगा उसमें, अगर आप सक बैक ऐड करने लग जाओ, सक बैक ऐड नहीं होता शॉर्ट साइज में। तो ये जहाँ तक भी रोटेट करते हुए स्क्रू रुका है, वहाँ से स्क्रू चलेगा, और चलने के बाद में कहाँ पे आएगा, जहाँ पर भी पोजीशन आप लोगों ने दी होगी। ठीक है, तो इसमें दो चीज़ें आती हैं, फर्स्ट इंजेक्शन, सेकंड होल्डिंग। ये दो चीज़ें आप लोगों के सामने यहाँ पर मिलती हैं। तो पहली बात ये देखो, सामने भी आप लोग देख सकते हो, ये इंजेक्शन का पेज हो गया, और ये नीचे आप लोगों का होल्डिंग का पेज हो गया। जब हम इनकी बात करते हैं तो क्या क्या होता है, सबसे पहले हम प्रेशर देखते हैं, यानी कि स्क्रू एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच रहा है, तो आप लोगों को ज़रूरत किसकी पड़ती है, प्रेशर की। इसके बाद में स्पीड, ठीक है, वहाँ पर भी स्पीड लिखा हुआ था, यहाँ पर भी स्पीड लिखा हुआ है। इसमें नहीं बताया गया कि स्पीड कौन सी की बात कर रही है, लेकिन जब स्क्रू रोटेट करते हुए पीछे की तरफ जा रहा था, रिफिलिंग लेने के लिए जा रहा था, तो वहाँ पर रोटेशन की मोशन की बात हो रही है। और यहाँ पर जो ये स्पीड है, क्योंकि स्क्रू जब आगे जाता है तो वो विदाउट रोटेशन के जाता है, तो वहाँ पर वेलोसिटी की बात होती है, आरपीएम की बात नहीं होती है। ठीक है, तो ये जो स्पीड है
ये वेलोसिटी की बात चल रही है, वेग की बात चल रही है, ठीक। इसके बाद में पोजीशन, स्क्रू ने 50 से स्टार्ट किया, 20 तक पहुंचा 50 की स्पीड से, 60 के प्रेशर से, 20 से 15 पे पहुंचा 58 की स्पीड 50 की स्पीड से 70 के प्रेशर से, 15 से 10 तक पहुंचा 80 के प्रेशर से 50 की स्पीड से, 10 से 0 तक पहुंचा इतने की स्पीड से इतने के प्रेशर से। फिर जब बात चलती है तो फिर ये कहाँ पहुंच जाएगा, होल्डिंग टाइम में, होल्डिंग जोन में प्रवेश कर जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक ये ज़्यादा दिया हुआ है, ये 5 तक ही होना था क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4 5 दिए हुए हैं, ठीक। तो उस पर आप को ध्यान नहीं देना, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर आप लोगों को करना है। अब यहाँ पर जैसे ही ये होल्डिंग जोन में प्रवेश करता है, तो जब होल्डिंग जोन में जाएगा तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये बैरल है, बैरल में 2 काल्पनिक जोन बनाए होते हैं, इमेजनरी जोन बोलते हैं इन्हें, ठीक है। एक होता है इंजेक्शन जोन, एक होता है होल्डिंग जोन। 2 जोन हो गए। स्क्रू ने 50 mm से चलना स्टार्ट किया और इंजेक्शन जोन में काम करना स्टार्ट किया और पहुंच गया इस पोजीशन पर। ये कौन सी पोजीशन है, ये पोजीशन वो है जो इंजेक्शन जोन और होल्डिंग जोन को अलग भी करती है, और ये पोजीशन वो है जो इंजेक्शन जोन और होल्डिंग जोन को एक जगह जोड़ती भी है, ठीक है। और तीसरा काम क्या होता है, ये पोजीशन वो भी है वह जिस पोजीशन से स्क्रू इंजेक्शन जोन से होल्डिंग जोन में ट्रांसफ़र होता है। भाई हम ये भी बोल सकते हैं। तो जब हम ये बोल सकते हैं तो हमने क्या किया, एक काम करो कि जब यहाँ पर ऐसा हो रहा है तो इसका नाम इसके काम के अनुसार रख दो। जब स्क्रू इंजेक्शन जोन से होल्डिंग जोन में ट्रांसफ़र हो रहा है तो एक काम करते हैं, इसका नाम जो है ट्रांसफ़र पोजीशन रख दो, ठीक है। और रियल में इसका नाम ट्रांसफ़र पोजीशन ही होता है। इसे क्या क्या भी बोलते हैं, एक्सपर पोजीशन भी इसे बोलते हैं, ट्रांसफ़र पोजीशन भी इसे बोलते हैं, वीपी वेलोसिटी स्विच और पोजीशन भी इसे बोलते हैं, स्विच और पोजीशन भी इसे बोलते हैं। 3-4 नाम है, काम इसका एक है। इसीलिए मैं बोलता हूँ नाम में कन्फ्यूजन तब तक आप लोगों को रहेगी जब तक आप लोगों का बेसिक क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये इंजेक्शन जोन था, और इंजेक्शन जोन से होल्डिंग जोन में जब जाओगे तो बीच में एक ट्रांसफ़र पोजीशन पड़ती है, और देखो ये भी लिखा हुआ ट्रांसफ़र पोजीशन। और ये 3 चीज़ों में चलती हैं, हमेशा याद रखना। आप पोजीशन में चला सकते हो, आप प्रेशर में चला सकते हो, और आप टाइम पे चला सकते हो। 3 चीज़ें अलग अलग मशीनों में, किसी में ये पोजीशन नहीं होती है, टाइम होता है, प्रेशर होता है, किसी में प्रेशर नहीं होता है, ये दोनों चीज़ें होती हैं। तो आप लोगों को देखना है कि आपकी मशीन में इन तीनों में से कौन सी चीज़ है। अब बात आते हैं होल्डिंग की, ठीक है। होल्डिंग पे ये आप लोगों का ब्रश काम नहीं करेगा। तो जब यहाँ पे होल्डिंग की बात चलती है तो होल्डिंग में भी सेम चीज़ें क्या दी हुई हैं, 3 चीज़ें दी हुई हैं, प्रेशर, स्पीड और टाइम। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक चीज़ आप लोगों को देखने को मिलती है कि होल्डिंग में प्रेशर, स्पीड और जो टाइम है वो थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा, ठीक है। माना भी जाता है कि इसमें जो होता है, प्रेशर हो गया, स्पीड हो गई, वो लगभग 1/4 रखा जाता है इंजेक्शन का, क्योंकि उसका काम कोई स्पीड जनरेट करना नहीं होता है, उसका काम सिर्फ होल्ड बना के रखा होता है ताकि जो आप लोगों का मटेरियल है वो अच्छी तरीके से कॉम्पैक्ट होकर उसकी डेंसिटी को क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है। मैं यहाँ पर फिर से आप लोगों को बता देता हूँ, अगर आप लोगों से पूछता है कोई कि होल्डिंग का काम क्या होता है, तो होल्डिंग का काम ही होता है पार्ट की डेंसिटी को बढ़ाना, ठीक है। तो ये होल्डिंग का काम होता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। अगर इनमें कोई भी कन्फ्यूजन आप लोगों को लगती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हो। व्हाट्सअप नंबर मैंने आप लोगों को दे दिया है, वहाँ पर जाकर आप लोग डिजिटल बोर्ड के लिए हमें सपोर्ट कर सकते हो, ताकि आप लोगों की जो वीडियो की क्वालिटी है वो अच्छी हो सके और नए नए सब्जेक्ट आप लोगों के सामने जल्दी से जल्दी स्टार्ट किए जा सकते हैं, ठीक है। तो होल्डिंग के बारे में ये जानकारी थी, इंजेक्शन के बारे में जानकारी थी, और सक बैक प्रेशर, जो भी सारी चीज़ें थी इनकी सेपरेट वीडियो भी बनाई जाएगी। आप लोगों को कौन सी सेपरेट वीडियो, चाहे वो बैक प्रेशर पे है, आरपीएम पे है, सक बैक पर है, जो भी सेपरेट वीडियो आप लोगों को चाहिए वो नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में हमसे बात कर सकते हो, बता सकते हो, मेंशन कर सकते हो, और जो है उसके बारे में नई वीडियो आप लोगों को जल्दी से जल्दी मिलने की कोशिश हम लोग करेंगे ताकि वो आप लोगों को मिले। तो कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ लेता हूँ जिसके आंसर आप लोग लिख के दे सकते हो, हिंदी में दे सकते हो, इंग्लिश में दे सकते हो, उर्दू में नहीं देना, मुझे उर्दू नहीं आती है, ठीक है। तो इन दोनों में आप लोग दे सकते हो। तो मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लेता हूँ ताकि आप लोगों को लिखने की प्रैक्टिस भी अच्छी हो सके। बैक प्रेशर क्या होता है, इसका यूज़ क्या होता है, और इसका बेनिफिट क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने बैक प्रेशर से देखने को मिलता है, इसे बढ़ाने से क्या होगा, इसे घटाने से क्या होगा, ठीक है, पहला क्वेश्चन।
दूसरा क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पूछ लिया कि ये वाला प्रेशर था, इसका क्या नाम है। ये आरपीएम है। आरपीएम क्या होती है, आरपीएम को बढ़ाने से और आरपीएम को कम करने से हमारे प्रोडक्ट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, या और भी कोई आप लोगों को जानकारी है तो वो आप लोग मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट है सक बैक क्या होता है, और सक बैक को कम या ज़्यादा करने से पार्ट पर या फिर हमारे प्रोसेस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, और सक बैक कितना रखना चाहिए, एक स्टैंडर्ड है या नहीं है कि सक बैक इतना ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, कम से कम इतना होना चाहिए। ज़्यादा करेंगे तो ये प्रॉब्लम आएगी और कम करेंगे तो ये प्रॉब्लम आ जाएगी, तो इसलिए कितना होना चाहिए ये आप लोगों को बताना है। कूलिंग है, कूलिंग के साथ में रिफिलिंग होती है, तो उनमें से दोनों में से किसका समय कम होता है और किसका ज़्यादा होता है, ये आप लोगों को आंसर में बताना है। होल्डिंग प्रेशर क्या होता है, और होल्डिंग प्रेशर बढ़ाने घटाने से क्या फ़ायदा नुकसान होता है। होल्डिंग स्पीड कितनी रखनी चाहिए, उसके घटाने बढ़ाने से क्या फ़ायदा नुकसान होता है। ट्रांसफ़र पोजीशन क्या होती है, डेफिनेशन आप लोगों को लिखनी है, और ट्रांसफ़र पोजीशन के घटाने से हमारे प्रोडक्ट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, और ट्रांसफ़र पोजीशन को घटाने बढ़ाने से कौन से डिफेक्ट को सही किया जा सकता है। ठीक है। होल्डिंग टाइम क्या होता है, और होल्डिंग टाइम को बढ़ाने घटाने से क्या होता है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों के सामने, इनके आंसर ज़रूर दें ताकि आप लोगों की भी नॉलेज बढ़े और जो लोग हैं उन्हें भी कुछ सीखने को मिले जिन्हें ये चीज़ें नहीं पता थी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।